हम में से अधिकतर व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि जब भी हम किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन इसके स्थान पर हमें सामने वाले को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें अपने व्यापार या अपनी समस्याओं के बारे में आपसे अधिक मालूम है, इसलिए हमें तो बस प्रश्न पूछते रहना चाहिए और उन्हें स्पष्ट उत्तर देने चाहिए। यदि आप सामने वाले से सहमत नहीं हैं तो आपका मन करता है कि उसकी बात को बीच में ही काट दें, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। यह बहुत भयानक स्वभाव है। उनके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे होते हैं, इसलिए वे उस समय आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इसी में सबकी भलाई है कि आप सामने वाले की बात धैर्यपूर्वक सुने, उन्हें अपने विचारों को पूर्णतया व्यक्त करने दें और व्यक्त करने के लिए ही प्रोत्साहित करें। यह ढंग व्यापार में भी बहुत सफल सिद्ध हुआ है। इसका एक उदाहरण है उस सेल्समैन की कहानी जिसे व्यवस्था में शांत रहना पड़ा था। अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी निर्माता को पूरे वर्ष के लिए अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स की आवश्यकता थी। 3 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माताओं ने अपने अपने नमूने भेज दिए। मोटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने उन नमूनों को पूरी जांच पड़ताल की, फिर सब निर्माताओं को एक नोटिस भेजे और उस एक निश्चित दिन उन्हें यह अवसर दिया गया जब वे अपने कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम विवरण दें। फिर एक दिन निश्चित दिन तीनों कंपनियों के निर्माता प्रतिनिधि विस्तृत विवरण देने के लिए पहुंच गए। दुर्भाग्यवश जीबीआर नाम के प्रतिनिधि को लैरिंगाइटिस का एक ऐसा दौरा पड़ा कि उसका गला एकदम खराब हो गया। मिस्टर जीबीआर ने ही हमारी क्लास के सामने यह मामला इस प्रकार सुनाया। जब उस कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव्स के सामने बोलने की मेरी बारी आई तो मेरे गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां टेक्सटाइल इंजीनियर, परचेजिंग एजेंट, सेल्स डायरेक्टर और कंपनी के प्रेसिडेंट सभी पहले से मौजूद थे। मैं बोलना चाहता था, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ शब्दों से ज़्यादा बोल नहीं सका। तभी लोग गोलमेज के चारों ओर बैठे थे। मैंने एक कागज़ पर लिखा कि मेरा गला खराब है, बिल्कुल बोल नहीं सकता। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा, चिंता न करिए, आपकी ओर से मैं बोलूँगा। फिर वे बोलने लगे। उन्होंने मेरे सैंपल दिखाकर उनकी विशेषता गिनवाना शुरू कर दिया। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर एक बहस शुरू हो गई। प्रेसिडेंट बराबर मेरे पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने चर्चा में मेरे ही प्रतिनिधित्व किया। मेरी भूमिका कुछ मुस्कुराहटों, सिर हिलाने तथा चेहरे के हाव भाव तक ही सिमट गई। इस अद्भुत मीटिंग ने मुझे 5 लाख गज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स का ऑर्डर दिलवा दिया, जिसकी कीमत $16 लाख थी। यह मेरा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मेरा गला खराब नहीं होता तो यह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता। मैंने यह सीख लिया कि कई बार दूसरों के बोलने से अधिक लाभ हो सकता है। कभी कभी पारिवारिक मामलों में भी कम बोलना लाभप्रद सिद्ध होता है। बारबरा विल्सन की अपनी बेटी से संबंध बिगड़ते जा रहे थे। बेटी लॉरी बहुत शांत लड़की थी, लेकिन अब वह चिड़चिड़ी हो गई थी और किसी से तालमेल नहीं रख पाती थी। बारबरा ने उसे फटकार कर हर तरह से समझाना चाहा, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मिसेज विल्सन ने हमारी कक्षा में बताया कि एक दिन मैंने हार मान ली। वह मन बनाती रही, मुझसे बिना पूछे सहेली के घर चली गई। जब लौटी तो मैं उसे डांटना चाहती थी, लेकिन मुझ में डांटने की शक्ति भी नहीं थी। मैंने केवल दुख से उसकी तरफ देखकर कहा, आखिर क्यों लॉरी? लॉरी ने मेरी हालात को समझकर शांत स्वर में पूछा, क्या वास्तव में आप यह जानना चाहती हैं? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। फिर लॉरी ने बात शुरू की और बात शुरू करते हुए अपने दिल की सारी भड़ास निकालती। शायद गलती मेरी ही थी, मैं उसे बोलने का मौका नहीं देती थी, बस बीच में ही चुप करा देती थी।
मुझे अपने अनुभव हो गया कि बेटी मुझसे दोस्ताना व्यवहार चाहती है, जबकि मैं उसके साथ डांटने, हुक्म चलाने वाली माँ जैसा बर्ताव कर रही थी। वह किशोर अवस्था के तनावों से गुजर रही थी और अपना दिल हल्का करना चाहती थी, जबकि मैं खुद बोलती रहती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का अनुभव हो चुका था। उस दिन के बाद उसकी प्रत्येक बात पर ध्यान से मैं सुनती थी। हमारे संबंध भी अच्छे हो गए और वह भी प्यारी लड़की बन गई। न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र के एक विज्ञापन में छपा था, जिसमें नौकरी के लिए एक योग्य तथा अनुभवी उम्मीदवार की आवश्यकता थी। चार्ल्स डी क्यूबलिस ने अपना आवेदन भेज दिया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने कंपनी तथा उसके स्वामी के बारे में वॉल स्ट्रीट पर हर तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इंटरव्यू में वह जो बोला, मुझे आपकी कंपनी का सहयोगी बनकर बहुत गर्व होगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे विचार से आपने 28 वर्ष पहले एक डेस्क रूम तथा एक स्टेनोग्राफर के साथ बिजनेस शुरू किया था। क्या मैं सही हूं या नहीं? दोस्तों, हर सफल व्यक्ति चाहता है कि कोई उससे संघर्ष के दिनों की बात करे। यह भी यही चाहता था। वह काफी देर तक कहानी सुनाता रहा कि किस तरह $450 और एक सुंदर सपने के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की। लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, बहुत नृत्य उत्साहित किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शुरू में उसे 16 घंटे काम करना पड़ता था, न छुट्टी न आराम, सिर्फ काम ही काम। परिश्रम से उसने विजय प्राप्त कर ली और आज इसी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव भी उससे परामर्श लेने आते हैं। वह अपने बारे में बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा था। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसने क्यूबलिस के अनुभवों के बारे में जानना चाहा। फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाकर कहा, मुझे पूरा विश्वास है हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। मिस्टर क्यूबलिस को सफलता मिली थी क्योंकि उन्होंने अपने होने वाले मालिक के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था। उसने सामने वाले की सफलता में रुचि दिखाई थी। कैलिफोर्निया के रॉय जी ब्रेडले की समस्या इससे उल्टी थी। एक व्यक्ति ब्रेडले के फर्म में नौकरी के लिए आया। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी। रॉय ने हमारी कक्षा में बताया कि हमारी फर्म अतिरिक्त लाभ जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन या बाहर आने जाने का भत्ता नहीं देती थी, क्योंकि यह छोटी सी ब्रोकरेज फर्म थी। हम अपने सभी ग्राहकों को लीड भी नहीं देते थे, क्योंकि विज्ञापन का खर्च उठा नहीं सकते थे, जैसा दूसरे बड़े प्रतिद्वंदी करते थे। रिचर्ड प्रायर व्यक्ति में वे गुण थे जो हम चाहते थे। मेरे असिस्टेंट ने इंटरव्यू में उसे काम के बारे में सारी नकारात्मक बातें बता दी थीं। वह निराशा सा लगा। मैंने उसे वह लाभ बताया जो हमारी फर्म से जुड़ने पर मिलने वाला था। हमारी फर्म का वह स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर बन सकता था और इस तरह वह एक तरह से सेल्फ एग्रोलाइट बनता। इंटरव्यू के लिए आते हुए उसके मस्तिष्क में बहुत सी नकारात्मक बातें थीं, लेकिन जब इन लाभों के बारे में बातें शुरू की तो सारे नकारात्मक विचार दूर होने लगे। लग रहा था जैसे वह स्वयं से बातें कर रहा हो और मन ही मन कुछ सोच रहा था। मन में आया कि उसके विचारों को मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन शांत रहा। इंटरव्यू समाप्त हो गया तो लगा कि वह हमारी फर्म के लिए जरूरी काम करना चाहेगा। मैं एक अच्छा श्रोता था और मुझ में सहनशक्ति थी कि चुप रहकर औरों को बोलने का अवसर दूं। अंत डिक को ही बोलने का अधिक अवसर दिया। उसने सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर ही विचार करने के बाद सकारात्मक रवैया अपनाते हुए नौकरी को चुनौती की तरह लिया। आज वह फर्म का स्थायी प्रतिनिधि है। अब यह है कि हमारे दोस्त हमारी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानना नहीं चाहते,
जितना कि स्वयं को उपलब्धियों के बारे में। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक लॉ रॉशफूको ने कहा था कि यदि आप शत्रु बनाना चाहते हैं तो मित्रों से आगे निकल जाओ, लेकिन अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो मित्रों को खुद से आगे निकल जाने का अवसर दो। यह बात 100% सच है, क्योंकि यदि आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं तो वे स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, फिर ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब आप अपने से आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं तो बस ईर्ष्या ही ईर्ष्या रह जाती है। न्यूयॉर्क के मिड टाउन पर्सनल एजेंसी के हेनरीटा जी लोकप्रिय प्लेसमेंट काउंसलर थीं। पहले ऐसा नहीं था। नौकरी की शुरुआत में उनकी किसी से मित्रता नहीं थी, वह भी इसलिए क्योंकि हमेशा अपनी उपलब्धियों की डींग हाँकती रहती थीं। हेनरी ने अपना अनुभव कक्षा में बताया, मुझे स्वयं पर तथा स्वयं के कामों पर बहुत गर्व था, क्योंकि मैं अपना काम पूरे दिल से करती थी। लेकिन मेरे सहकर्मियों को मेरी सफलताओं से कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि वे मुझसे बहुत चिढ़ जाते थे। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे सहकर्मी मुझे पसंद करें, मुझे सराहें। मैं सही में दोस्त बनाना चाहती थी। फिर भी इस कोर्स में बताए गए सुझावों को मानते हुए मैंने अपने बारे में बातें करना कम कर दिया। मेरे सहकर्मी भी तो अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में अधिक बताना चाहते थे, इसलिए उनके बारे में सुनने लगती थी और अब अपने बारे में कम बोलने लगी। अब जब भी फुर्सत में बैठकर बातचीत करते हैं तो मैं अपने सहकर्मियों से पूछती हूँ कि उनका आज का दिन कैसा बीता। उनकी उपलब्धियों पर बधाई देती हूँ। परिणाम यह हुआ कि अब सभी से मेरे अच्छे संबंध हो गए, सभी मेरे अच्छे मित्र हो गए। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बोलने का मौका दें।